प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 2 में वर्णित साहित्यकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? सिद्धेश्वरी से जब उसका बड़ा पुत्र रामचंद्र मोहन के बारे में पूछता है तो सिद्धेश्वरी ने झूठ बोल दिया कि उसे यह नहीं पता कि मोहन कहां पर है। इस प्रकार से सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र से झूठ बोल दिया। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, सिद्धेश्वरी कुशल गृहिणी थी। वह यह नहीं चाहती थी कि परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार का कष्ट हो, कोई भी प्रकार का दुख हो। रामचंद्र अपने छोटे भाई मोहन का हित चाहता था और हमेशा उसके लिए चिंतित रहता था। सिद्धेश्वरी मोहन के संबंध में सही बात बताकर रामचंद्र को दुखी करना नहीं चाहती थी। वह स्वयं भी नहीं जानती थी कि काफी समय से मोहन कहाँ गया है। मोहन के लंबे समय से घर से बाहर रहने के कारण रामचंद्र को दुख न हो, इसीलिए सिद्धेश्वरी ने झूठ बोला। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। साहित्यकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन में 4 पुरुष पात्र हैं और 1 स्त्री पात्र है, जिनमें स्त्री पात्र सिद्धेश्वरी का चरित्र सबसे अधिक दृढ़ता लिए हुए है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, अमरकांत द्वारा रचित दोपहर का भोजन कहानी में 4 पुरुष पात्र और 1 स्त्री पात्र है। इसमें स्त्री पात्र सिद्धेश्वरी का चरित्र सबसे अधिक सुदृढ़ है। वह परिवार को एक सूत्र में बांधने और विघटन से बचाने के लिए झूठ का सहारा लेती है। वह स्वयं कष्ट उठाती है पर किसी को कष्ट नहीं होने देना चाहती, यहाँ तक कि वह स्वयं भूखी रहती है। सभी को पेट भरकर खाना खिलाने के लिए वह बहुत ही आग्रहपूर्वक कहती है। अपनी गरीबी का दुखड़ा किसी के सामने नहीं रोती। मोहन अपने बड़े भाई रामचंद्र की प्रशंसा करता है और रामचंद्र बाबूजी को देवता कहता है। इस प्रकार का झूठ बोलकर दोनों को वह संतुष्ट करती है। सिद्धेश्वरी का चरित्र सबसे अधिक सुदृढ़ है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की विवशता झांक रही हो। अमरकांत द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन एक गरीब परिवार की कहानी है, जिसमें सबसे बड़े वाला पुत्र रामचंद्र जो 21 वर्ष का है, रोजगार की तलाश में है। रामचंद्र से छोटा यानी मझला पुत्र मोहन जो 18 वर्ष का है और वह भी अभी अध्ययनरत ही है। सबसे छोटा बेटा 6 वर्ष का प्रमोद, उसके शरीर की हड्डियां दिखाई पड़ रही है, गले और छाती की हड्डियां साफ साफ दिखाई पड़ रही है। उसका पेट फूला हुआ है, मक्खियां घर में भिनभिना रही है, अलगनी पर एक गंदी सी साड़ी टंगी हुई है। इस प्रकार इस कहानी में गरीबी की व्यवस्था स्पष्ट रूप से झांकती हुई दिखाई पड़ती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, दोपहर का भोजन गरीब परिवार का चित्रण करने वाली एक बहुत ही सशक्त कहानी है। परिवार का कोई सदस्य रोजगार नहीं कर रहा था। सिद्धेश्वरी के पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद की नौकरी भी छूट गई थी। रामचंद्र नौकरी की तलाश कर रहा था। गरीबी के कारण किसी को पेट भरकर भोजन नहीं मिल रहा था। दोपहर का भोजन करते समय सभी 2 रोटी ही खाकर उठ जाया करते थे, क्योंकि परिवार में इतना ही आटा था जिससे गिनती की ही रोटियां पकाई जा सके। कहानी के अनुसार सिद्धेश्वरी जली आधी रोटी खाती है। प्रमोद अध टूटे खटोले पर सोता है। सबसे छोटे 6 वर्षीय प्रमोद की छाती और कलेजे की हड्डियां साफ साफ दिख रही है। हाथ पैर सूखी ककड़ी हो रहे हैं, पेट हंडिया की तरह फूला हुआ है। ये सारे प्रसंग गरीबी की विवशता को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का
अनथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। जैसा कि अमरकांत द्वारा रचित दोपहर का भोजन कहानी में हम पाते हैं कि कहानी की नायिका सिद्धेश्वरी अपने परिवार के सदस्यों को आपस में एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए एवं परिवार के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार का कोई दुख या कष्ट न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए वह कई बार झूठ का सहारा लेती है। इस प्रकार झूठ का सहारा लेकर वह परिवार को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास भी करती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, कुशल गृहिणी वह होती है जो परिवार को टूटने से बचाकर एक सूत्र में बांधकर रखे, सभी सदस्यों की मानसिक स्थिति को समझे। सिद्धेश्वरी जानती थी कि यदि उसने रामचंद्र से मोहन की सत्य बात कह दी तो उसे दुख होगा। वह स्वयं भी नहीं जानती थी कि मोहन कहाँ गया है, परंतु रामचंद्र को संतुष्ट करने के लिए उसने झूठ बोला। अपने पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद को प्रसन्न करने के लिए उसने झूठ कहा कि बड़कू आपको देवता मानता है। उसने कहा कि रामचंद्र जो सिद्धेश्वरी का बड़ा ही बड़ा पुत्र है, वह उसके पिता मुंशी चंद्रिका प्रसाद को देवता मानता है। उसने झूठ बोलकर दोनों के मन को प्रसन्न कर दिया। रामचंद्र के पूछने पर कि मोहन, प्रमोद और बाबूजी ने खाना खाया या नहीं, यदि वह सत्य कह देती तो संभवतया रामचंद्र खाना नहीं खाता। रामचंद्र अपने छोटे भाई मोहन की तारीफ करता है, यह बात भी पूरी तरह से झूठ थी। इस प्रकार सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। अगला प्रश्न है, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। साहित्यकार अमरकांत अपनी रचनाओं में आम बोलचाल की भाषा का बेखूबी और बहुत खूबसूरती से प्रयोग करते हैं। अमरकांत ने दोपहर का भोजन कहानी में भी आम बोलचाल की भाषा का वर्णन और प्रयोग किया है। अमरकांत के अनुसार 6 वर्षीय प्रमोद के गले और छाती की हड्डियां साफ दिखाई पड़ रही है। उसके हाथ सूखी ककड़ी की तरह हो गए हैं, उसका पेट फूला हुआ है, वहां पर मक्खियां भिन भिना रही है, अलगनी पर गंदी सी साड़ी लटक रही है। सिद्धेश्वरी के पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद के बारे में बताते हुए अमरकांत कहते हैं कि उनकी उम्र 45 वर्ष की है, लेकिन वे दिखते 50-55 के हैं। उनके शरीर का चमड़ा लटक गया है, उनकी गंजी खोपड़ी आईने की तरह चमकती है। इस प्रकार से अमरकांत ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, जिससे कि इस कहानी की संवेदना पूरी तरह से उभरकर स्पष्ट हो जाती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, अमरकांत ने दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी के परिवार की गरीबी का आम बोलचाल की भाषा में ऐसा वर्णन किया है जिससे पाठक की संवेदना उभरकर सामने आ जाती है। प्रमोद अध टूटे खटोले पर सोया है, उसके शरीर की दुर्बलता का आम भाषा में वर्णन किया है। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, उसकी गले और छाती की हड्डियां साफ दिख रही थी, उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे। इन पंक्तियों को पढ़कर पूरी तरह से संवेदना उभर कर आती है। कहानी के अंत में परिवार की गरीबी का सजीव वर्णन किया है। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन में अलगनी पर गंदी साड़ी टंगी थी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद के बारे में भी कहा कि शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। इस प्रकार आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने से कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर सामने आ जाती है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं, उनमें कैसी व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। जैसा कि इस कहानी में हम पाते हैं कि पूरी तरह से परिवार गरीबी की मार में फंसा हुआ है, गरीबी की जकड़ में जकड़ा हुआ है। परिवार में भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में आटे की उपलब्धता भी नहीं है।
गिन करके रोटियां पकाई जाती है और इस प्रकार से परिवार पूरी तरह से गरीबी की मार से जूझ रहा है। रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय अलग अलग बहाना करते हैं। रामचंद्र कहता है कि उसका पेट भर गया, अब उसे और अधिक रोटी नहीं चाहिए। मोहन ने कहा कि आज रोटियां बहुत अच्छी नहीं बनी है, रोटियां खराब पकी है। और मुंशी जी ने खाना खाते समय कहा कि बस अब उनका पेट भर गया है और इस प्रकार से वे रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं। व्यवस्था यही है कि परिवार में गिनकर रोटियां बनाई जाती है। यदि एक भी रोटी किसी ने अधिक खा ली तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को संभवतया भूखा रहना पड़ सकता था। इस प्रकार यह व्यवस्था इस कहानी के माध्यम से कहानीकार अमरकांत प्रकट करते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी तीनों ही घर की आर्थिक स्थिति से परिचित हैं। दोपहर का भोजन करते समय रोटी न लेने के लिए रामचंद्र पेट भरने का बहाना बनाता है, मोहन रोटी खराब होने का बहाना बनाता है और मुंशी जी पेट भर जाने का बहाना बनाते हैं। परिवार में आमदनी का कोई साधन नहीं है। सिद्धेश्वरी अपने पुत्रों और पति को खाना खिलाते समय 2 रोटियों के अतिरिक्त 1 रोटी और देना चाहती है, किंतु तीनों ही अलग अलग बहाना बनाकर सिद्धेश्वरी का यह आग्रह अस्वीकार कर देते हैं। सिद्धेश्वरी बार बार सबसे आग्रह पूर्वक और अधिक रोटी लेने के लिए कहती है, लेकिन सब लोगों को परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी है और इसीलिए वे और अधिक रोटी नहीं लेते हैं। तीनों ही जानते हैं कि घर में आटा अधिक नहीं है, रोटियां गिनती की रोटियां ही बन पाती है। अगर एक भी रोटी अधिक खा ली तो दूसरे को कम मिलेगी और मां भूखी रह जाएगी, इसलिए वे रोटी नहीं लेते और पानी पीकर ही उठ जाते हैं। उनकी व्यवस्था उन्हें भूखा होने के लिए बाध्य करती है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो क्या करते? प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने साहित्यकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। जैसा कि प्रश्न में पूछा जा रहा है, सिद्धेश्वरी की जगह यदि आप होते तो क्या करते, आप अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि सिद्धेश्वरी की जगह मैं होती तो परिवार के सभी सदस्यों को परिवार की वास्तविक स्थिति से परिचित कराती, उन्हें रोजी और रोजगार तलाश करने के लिए कहती, उन्हें रोजी रोजगार तलाश करने के लिए बोलती, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होता। जैसा कि परिवार के सदस्य रोजगार नहीं करते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, परिवार गरीबी की जकड़ में जकड़ा हुआ है, यदि मैं सिद्धेश्वरी की जगह होती तो मैं परिवार के सदस्यों को रोजी रोटी कमाने के लिए, रोजगार करने के लिए बोलती, रोजगार करने के लिए उन्हें प्रेरित करती, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होता। मंझले लड़के को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने के लिए कहती। कहानी में सिद्धेश्वरी ने अपने परिवार की एकता और सदस्यों में आपसी स्नेह बनाए रखने के लिए जो हल्का फुल्का झूठ बोला, संभवतया मैं भी बोलती। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, रसोई संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, सिद्ध कीजिए। रसोई संभालना वास्तव में बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। यदि कुशल गृहिणी अपनी रसोई को संभालते समय यदि उसके पास में सामग्री की कमी है तो भी वह कुशलतापूर्वक अपने परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति यथासंभव कर ही देती है। यदि रसोई में पर्याप्त सामग्री है तब तो चिंता की कोई बात नहीं होती, लेकिन यदि सामग्री कम है तब एक कुशल गृहिणी अपनी कुशलता से योजना बनाकर परिवार के सभी सदस्यों को यथासंभव संतुष्ट करने का प्रयास करती है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रसोई में जितनी सामग्री उपलब्ध हो, गृहिणी उतने में ही सभी सदस्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भोजन की व्यवस्था कर देती है। यदि सामग्री पर्याप्त है तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं।
यदि घर में पर्याप्त मात्रा में भोजन सामग्री उपलब्ध है तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं, लेकिन यदि सामग्री बहुत कम हो और सभी सदस्यों को पूरा न पड़े तो गृहिणी की परीक्षा हो जाती है। ऐसे में कुशल गृहिणियां अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन योजना बनाकर बड़ी चतुराई, लगन और मेहनत से करती है। वे कम सामग्री में भी सभी सदस्यों की पूर्ति करती है। इस प्रकार रसोई संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे है? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। जैसा कि आपने इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने शब्दों में ही देना है। आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भी भारी कैसे है? सिद्धेश्वरी एक कुशल गृहिणी है, एक दूरदर्शी महिला है और वह परिवार में सब लोगों को, परिवार के सभी सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधे रखना चाहती है। वह चाहती है कि परिवार में किसी भी सदस्य को कष्ट या दुख न पहुंचे। सिद्धेश्वरी के 100 आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे हैं? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इस कहानी में हमने देखा कि सिद्धेश्वरी अनेक बार झूठ का सहारा लेती है। वह ऐसा इसलिए करती है जिससे कि परिवार के सदस्यों को दुख न पहुंचे और परिवार एकता के सूत्र में बंधा रह सके। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिद्धेश्वरी दूरदर्शी महिला है। वह परिस्थितियों को पहचानती है। उसका प्रयास रहता है कि गरीबी की स्थिति होने पर भी परिवार के किसी सदस्य को दुख न हो, इसलिए वह झूठ बोलती है। इस कहानी में कई जगह पर झूठ बोला जाता है। सिद्धेश्वरी इस कहानी में बार बार झूठ बोलती है। वह किसी लड़के के घर पढ़ने गया है। मोहन के बारे में जब रामचंद्र पूछता है कि मोहन कहाँ है, तो वह कहती है कि वह कहीं किसी लड़के के पास पढ़ने के लिए गया है। तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। प्रमोद आज रोया नहीं। जब प्रमोद के बारे में रामचंद्र पूछता है कि क्या प्रमोद आज रोया, तब सिद्धेश्वरी झूठ बोल देती है कि प्रमोद आज नहीं रोया। वह चाहती है कि परिवार के सदस्य आपस में दुखी न हो। परिवार के सब सदस्यों को प्रसन्न करने के लिए वह झूठ बोलती है। स्पष्ट है, उसकी झूठ 100 सत्यों से भी भारी है और वह झूठ बोलकर परिवार के सदस्यों को आपस में एकता के सूत्र में बांधे रखती है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आशय स्पष्ट कीजिए। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। सिद्धेश्वरी भोजन पकाने के पश्चात बैठ गई और वह आंगन को देखने लगी। चींटे चींटियों को देखती हुई वह लगातार कुछ सोच विचार कर ही रही थी। उसे सहसा ही ध्यान आया कि उसे बहुत तेज प्यास लगी हुई है। वह एक मतवाले की तरह, मस्ती में चूर किसी व्यक्ति की तरह वह शीघ्रता से उठी और एक गगरे में से एक लोटा भरकर पानी गटागट पी गई और इस प्रकार से उसने अपनी प्यास शांत की। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिद्धेश्वरी खाना बनाने के बाद बैठ गई और चींटे चींटियों को देखने लगी। वह भूखी थी, उसे प्यास का ध्यान भी नहीं रहा। जब उसे तीव्र प्यास सताई तो वह उन्मत्त होकर शीघ्रता से उठी और पानी से लोटा भरकर उसे गट गट पी गई। वह अपने खाली पेट को भरने के लिए पानी पीकर संतुष्ट हो गई। इस प्रकार वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर वह गट गट चढ़ा गई। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आशय स्पष्ट कीजिए। ख, यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। जब रामचंद्र ने मोहन के बारे में पूछा तब सिद्धेश्वरी ने झूठ बोल दिया और उसके बाद जब मोहन खाना खा रहा था तब सिद्धेश्वरी ने कहा कि रामचंद्र तुम्हारी बहुत बड़ाई करता है, कहता है कि मोहन बहुत दिमागी है, बहुत दिमाग वाला है और 24 घंटे उसकी तबीयत तो पढ़ने में ही लगी रहती है। जब वो ऐसा बोल रही थी तब उसने
अपने मजले लड़के की ओर इस तरह देखा मानो उसने जैसे कोई चोरी कर दी हो, क्योंकि वह झूठ ही बोल रही थी। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। सिद्धेश्वरी ने खाना खिलाते समय मोहन से कहा, बड़कू तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, कहता था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। इतना कहकर वह चोर की तरह उसकी ओर देखने लगी। कारण यह था कि उसने झूठ बोला था और उसे डर था कि कहीं मोहन उसकी बात को अन्यथा न समझे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 2 में वर्णित साहित्यकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी, जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन, से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम हरिशंकर परसाई द्वारा रचित रचना, जिसका शीर्षक है टार्च बेचने वाले, से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।